नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। मैं आपके साथ हूं अजय वत्स और आज की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। अयोध्या पहुंचे ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर के फिर बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने यूपी में मुसलमानों की हालत का जिक्र करते हुए क्या कहा वो आपको बताएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ से खेला कौन सा आखिरी दांव, ये भी आपको दिखाएंगे। मायावती ने ब्राह्मणों से क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। क्या 2022 चुनाव से पहले साथ आएंगे चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश? अखिलेश ने दिया चाचा शिवपाल को क्या नया संकेत, अखिलेश ने क्या कहा, ये सब आपको दिखाएंगे। तमाम ये खबरें एक एक कर विस्तार से। और इस बीच यूपी में जारी है योगी सरकार का मिशन रोजगार। बाल पोषण माह में क्या बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये भी आप देखेंगे। इसी बुलेटिन में लखनऊ में सीएम योगी ने महिला और बाल विकास विभाग के 91 सीडीपीओ को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान सीएम ने महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत भी की। बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ दफ्तर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसे पार्टी चीफ मायावती ने संबोधित किया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के नए दांव की। अयोध्या पहुंचे ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लाने की बिसात बिछा दी है। विरोधियों पर मुसलमानों के इस्तेमाल का उन्होंने आरोप लगाया और गुलामी की बजाय हिस्सेदारी की मांग की। इसके साथ ही ओवैसी ने लोगों से अशफाकुल्लाह खान के सपने को साकार करने की भी बात कही। कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते। आप नौजवानों, रुदौली के कईयोर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरे कईयोर नौजवानों, तुमको अशफाकुल्लाह के ख्वाबों को पूरा करना है। तुमको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह उस मोहब्बत की निशानियों को बताना है। और मोहब्बत होगी तो गुलामी नहीं होगी, हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी, हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी। ख्वाब अशफाकुल्लाह ने देखा था, अब उन ख्वाबों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो बड़ी बहस तो आज छेड़ दी। इसी के साथ ओवैसी ने, आप जो बात सुन रहे थे ओवैसी की, मोहब्बत होगी तो बराबरी की होगी, हिस्सेदारी की होगी, न कि गुलामी की होगी। वोट बैंक बनाकर आज तक जो रखा जिन पार्टियों ने, क्या वो मोहब्बत करते रहे या गुलामी कराते रहे? महाबहस भी आज इसी पर हम करेंगे रात 8 बजे। जरूर जुड़िएगा। ये बड़ा ही दिलचस्प है कि क्या कहती है समाजवादी पार्टी और क्या कहती है कांग्रेस, जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, जो आरोप लगा रहे हैं ओवैसी। मगर ओवैसी के बयान पर इस बीच सामने आया है बीजेपी का पलटवार और समाजवादी पार्टी का भी। ये भी सुनिए। देखिए, ओवैसी जी की पहचान तो बिल्कुल नफरत की राजनीति पर आधारित है। लोगों को बरगलाना उनके लिए इंसानी वोटर है और वो वोट को की ध्रुवीकरण के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो पैन इंडिया अपनी इमेज बनाना चाहते हैं और ये तो लोकतंत्र है, आने दीजिए, वो भी आए, जो आना चाहता है। मैं तो कहती हूँ सब एक हो जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो चुका है। अब किसी दल को कोई वोट मिलने नहीं जा रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ लोग हैं और समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और वहीं अयोध्या से पहले एआईएमआईएम चीफ लखनऊ में थे। उन्होंने पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिस पर बीजेपी ने ओवैसी को आड़े हाथों लिया है। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन एआईएमआईएम में शामिल हो गई। अतीक अहमद अभी जेल में बंद है, इसलिए उसकी पार्टी में शामिल होने की पर्ची उसकी पत्नी को दी गई। मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM-IM को ज्वाइन करता हूँ और मैं भी करती हूँ।
इस मौके पर ओवैसी ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और जेडीयू में कई दागी सांसद हैं। मुजफ्फरनगर दंगा केस वापसी के फैसले पर भी उन्होंने सवाल उठाया। जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी के AIMIM में शामिल होने पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ओवैसी किसी को भी शामिल करा सकते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में किसी भी गुंडा माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी माफिया, गुंडा, लफंगा तत्व, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी और ऐसे लोगों को प्रश्रय भी नहीं देगी। और लखनऊ में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि 2007 में ब्राह्मणों ने अपना वोट और समर्थन देकर बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब 2022 में फिर से ब्राह्मण समाज उसी तर्ज पर बीएसपी को समर्थन देकर फिर से बहुमत की सरकार बनाए। मायावती ने कहा कि मेरा वादा है कि सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज को पहले की तरह पूरी सुरक्षा और सम्मान दिया जाएगा। इस दौरान मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर झूठे वादे कर ब्राह्मण समाज के साथ छल करने का आरोप भी लगाया। जिंदाबाद जिंदाबाद और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ व अन्य समाज के लोगों के साथ भी संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय व उनके आर्थिक हुए नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। वहीं मायावती ने सम्मेलन के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोला। बीएसपी अध्यक्ष ने सवाल किया कि हिंदू मुस्लिमों के पूर्वज एक हैं तो आरएसएस बीजेपी वाले मुसलमानों से सौतेला जैसा व्यवहार क्यों करते हैं। बीजेपी ने मायावती पर जबरदस्त पलटवार भी किया। लखनऊ में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि अगर दोनों धर्मों के पूर्वज एक हैं तो फिर बीजेपी हर स्तर पर मुसलमानों से भेदभाव क्यों करती है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया क्यों अपना रही है। उधर मोहसिन रजा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत ने सभी धर्मों के लोगों को एक सूत्र में बांधने की बात कही है क्योंकि वो सभी भारतीयों को एक परिवार की तरह देखते और मानते हैं। संघ के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी का जो बयान है वो समर्थन ही नहीं सम्मान योग्य है। इस बयान से ये साबित होता है कि हिंदुस्तानियों को एक सूत्र में बांधने वाला बयान है। उधर मैनपुरी पहुंची समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को साथ आने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि चाचा शिवपाल यादव का पूरा सम्मान है। 2017 की तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में भी शिवपाल यादव के लिए सीट छोड़ेंगे। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल को छोटा दल भी बताया। शिवपाल जी अक्सर कहते हैं कि मैं अखिलेश जी से समय मांगता हूं, समय नहीं मिलता है और हम तो उनके साथ आना चाहते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कई बार सफाई दे चुका हूं, कई बार इस पर बात रख चुका हूं। उनका छोटा दल है, उनका भी एक दल है। उस दल के लिए समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी, उनका पूरा सम्मान होगा। बातचीत फोन पे भी हुई है। और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की।
संजय निषाद ने कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात की। इससे कुछ दिन पहले भी संजय निषाद ने दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद संजय निषाद ने कहा कि सामाजिक मुद्दों सहित आरक्षण और 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर बातचीत हुई। हमारे सामाजिक मुद्दे आरक्षण हैं, मतलब रोजी रोटी जो छीन ली थी सपा बसपा ने, कांग्रेस ने वो वापसी का था। हमारा राजनीतिक मुद्दा आरक्षण का था। और सीट और जीत 2022 में कैसे हम किन सीटों पर जीत सकते हैं और सीट पर हम लड़कर जीत सकते हैं, क्योंकि अभी नया दल है और हम लोग जीतने के लिए 2022 में सरकार बनाने के बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी यूपी की दमदार खबरों के साथ। कन्नौज से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यहां तालग्राम के ताहपुर गांव के पास एक दूध का टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। इसके बाद यहां ग्रामीणों में दूध की लूट मच गई। आसपास के लोग अपने बर्तन लेकर यहां दूध की चोरी करने पहुंच गए। टैंकर पलटते ही इस तरह से दूध की लूट मचने का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि इसको चोरी कतई नहीं कहेंगे क्योंकि दूध सड़क पर बिखर गया, लेकिन अपने अपने ताज्जुब की बात यह है कि इस तरह से कीचड़ में कीचड़ से दूध को उठाने की होड़ अपने आप में हैरान करने वाला है। और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। प्रभावितों ने दी जल समाधि की चेतावनी। झील का जलस्तर बढ़ाने का किया विरोध। विस्थापन